हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं साइंस की एक क्लास जिसमें हम करेंगे हमारा टॉपिक आज का दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं। और पाचन तंत्र बेसिकली जो पाचन है, पाचन से आप क्या समझते हो कि भोजन को पचाना यानी डाइजेस्ट करना, इतना तो हम सुनते ही हैं। और पचाना हम कह सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब यही है कि भोजन को हम इस रूप में बदल देते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो आसानी से उसको इस्तेमाल कर सके या प्रयोग में ला सके। और यही है पाचन, डाइजेशन, यानी कि शरीर को एनर्जी वगैरह इससे मिल सके खाने से जो भी हमने लिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में हम क्या देखते हैं, यह है अंगों का वह समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। अब यहाँ टर्म्स देखो, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग सेल से बनी है, छोटी कोशिकाओं से, और यही सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स ही क्या है, टिश्यू है, ऊतक है। और ऊतक से मिलके फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, यानी कि जो अंग है वो। और अलग अलग अंग मिलके एक समूह बनाते हैं जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और यही अंग मिलके पूरा पाचन तंत्र का ही निर्माण करते हैं। कहने को मतलब हम कहें तो पाचन तंत्र में कोई एक स्पेसिफिक अंग नहीं है जो अपना रोल प्ले कर रहा है या फिर जो खाने को पचाने में हेल्प कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑर्गन्स का क्या है, ग्रुप है पूरा। यानी कि सभी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। किसमें, पाचन तंत्र में। अब पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं, जो भी हमने खाना खाया, सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, हम कुछ भी खाना खाते हैं, उस खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि जो भी हमने खाना खाया, हमारी बॉडी को उसकी जितनी भी नीड है उसमें से जिस जिस न्यूट्रिएंट वगैरह की, वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेशन के थ्रू, और फिर एनर्जी मिलती है हमें, है ना। इतना तो सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक है ये तो अब जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं, यानी जो भी हम खाना ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और वही फिर बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी जो सिंपलर मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो जटिल भोजन था वो सरल भोजन में बदल गया। और इसी तरह जो हमारे लार्ज मोलिक्यूल है, जो बड़े अणु हैं, वही खंडित हो जाते हैं किसमें, सिंपल वाले में, यानी कि जो सरल हम कह सकते हैं, या छोटे मोलिक्यूल्स में, अणुओं में बदल जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में क्या है, अंगों का वह समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, जो हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्वों, यानी कि जितने न्यूट्रिएंट्स है, और ऊर्जा यानी एनर्जी में बदलता है। तो ये हम सिंपली हम कह सकते हैं, ये बिल्कुल आसान सी बात है, बेसिक एक तरह से स्टेटमेंट सी हो गई है। और इतना आपको समझ में आ ही गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, जैसे इसमें भी अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना अपने अंदर लेते हैं, जैसे कि इनटेक करते हैं फूड का, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को इंजेशन भी कहते हैं। इसी तरह हम 4 से 5 प्रोसेस देखते हैं। जैसे सबसे पहली क्या हो जाएगी, इंजेशन, यानी हमने क्या किया, खाना खाया, इनटेक किया हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू, वही प्रोसेस है इंजेशन। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, यानी कि उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। किस चीज का एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। किसका, पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स का। बॉडी को जिसकी जरूरत है वो उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा बाहर, सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में। तो यही 4 स्टेज मेनली हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं। और इंजेशन से लेकर एक्सक्रेशन तक, यानी कि अंत ग्रहण से लेकर जो हम एक्सक्रेशन है, ये पूरा जो बनती है प्रोसेस, चारों की चारों, इन्हीं को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, हमारी एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है ना। और इसी एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में भी कहते हैं क्या, आहार नाल। आहार नाल, अब आप समझ गए होंगे कि इंजेशन से लेकर एक्सक्रेशन तक ये आहार नाल है पूरी की पूरी हमारी, जो कि आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। 9 मीटर की इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ, और फीट में देखें तो 30 फीट। ठीक है, ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे देखते हैं, इमेज के थ्रू आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मुंह से जो हमारा पाचन शुरू होता है, यानी हमने खाना खाया मुंह से, माउथ से हमने इनटेक किया। अब माउथ में भी क्या होगा, जैसे ही आप अंदर खाना लोगे तो क्या होगा, दांत होंगे, जो किस में हेल्प करेंगे, भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं, दांत। और फिर एक जीभ होती है, जीभ क्या करेगी, जितनी भी लार है मुंह में वो भोजन में मिक्स कर देती है ना, जिससे भोजन गीला हो जाता है। और फिर कुछ लार ग्रंथियां होती है जो ये लार बनाने का काम करती हैं, ये लार ग्रंथि।
अब ये लार ग्रंथियां होती 6 हैं, लेकिन ये पेयर्स में होती हैं, 3 इधर 3 उधर। और दांत आपको पता है 32 होते हैं मनुष्य में, अडल्ट में, और जीभ होती है 1। तो ये जो तीनों पार्ट है मुंह के अंतर्गत यानी माउथ के अंतर्गत ही ये तीनों पार्ट हम देखेंगे। कौन कौन से हैं? दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। टंग हो गई, टीथ हो गए, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई हमारी। तो ये आता है माउथ में। अब जैसे ही हम मुंह में लेते हैं, दांतों से हम भोजन को चबाते हैं, और फिर उसके बाद कहा जाता है, सच्ची एक बात ये देखो, पहले आप, एक बोलस होता है। ये जो बोलस क्या होता है, टर्म वैसे आती है ये बोलस, एग्जाम में भी आया हुआ है, यानी जब भोजन हमने जो लिया, ग्रहण जो किया, उसमें अगर लार मिल जाती है, भोजन में लार मिल जाती है, तो भोजन की जो शेप होती है ना, वो गोल हो जाती है, थोड़ी सी बोल टाइप में, तो उसी को बोलस कहते हैं। यानी कि लार मिला हुआ जो भोजन है वो बोल की फॉर्म में हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, गिल्ला सा हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो संरचना बनेगी इसी को बोलस कहते हैं, ताकि वो इजिली ओसेफोगस के थ्रू या इस फूड पाइप के थ्रू आगे आसानी से जा सके पेट में यानी स्टमक में। तो इसी को कहते हैं बोलस, और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है बोलस वाला। और देखो यहाँ पे होती है हमारी फेरेनिक्स, जिसको कहते हैं, यानी कि ग्रसनी, ग्रासनी, इसी को फेरेनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेनिक्स। और ये फेरेनिक्स क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी जो श्वास नली है उसमें ना चला जाए, यानी उसमें फंस ना जाए, इस वजह से ये क्या हो जाती है, एक ढक्कन सा लग जाता है श्वास नली के ऊपर। उसी को हम क्या कहते हैं, ये फेरेनिक्स कहते हैं, ग्रासनी। तो ये था हमारा माउथ के बारे में देख लिया हमने, और फेरेनिक्स के बारे में। अब आगे क्या होगा, जैसे ही हमने चबा लिया और लार, उसमें भोजन में लार मिक्स हो गई, यानी वो गीला वगैरह हो गया, तो इजीली वो नीचे आ सकता है इस फोगस के थ्रू, यानी फूड पाइप जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसोफोगस को? फूड पाइप। और यही जो फूड पाइप है, इसी के थ्रू ये एक पैसेज का काम करती है, यानी यहीं से भोजन पास करती है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, बस ये एक रास्ता दे रही है। और ये कितनी होती है, ये 25 सेंटीमीटर की आपको देखने को मिलती है, ये फूड पाइप, ये भी आप याद रखना। और ये जो फूड पाइप है, ऐसा नहीं है बिल्कुल स्लाइड था तो भोजन ऐसे फिसल के आ गया, ऐसे तिरछी थी, नहीं। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, जैसे यहाँ ही सीधा है और ऐसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर नीचे सीधा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा फूड का। इसी तरह ये प्रोसेस आगे कॉन्ट्रैक्शन, फिर नीचे नीचे फर्दर चलती रहती है, यानी कि एक तरह से संकुचन होता रहता है। पहले भोजन सीधा था तो संकुचन हुआ, फिर वो नीचे आ गया, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संकुचन हुआ, फिर वो नीचे आ गया, ऐसे। यानी कि एक तरह से सरकाने का काम हो रहा है यहाँ पे भोजन को। ऐसे कोई यहाँ पे ग्रेविटी वाली चीज नहीं है, बट यहाँ पे एक तरह से फोर्स आप लगा सकते हो कि यहाँ पे सरकाना हो रहा है भोजन का, सरकाया जा रहा है उसको ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में इसका एक नाम है, क्या है? कर्मानुकुंचन, यानी कि पेरिस्टालिसिस, उसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस। और ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो फूड है वो फूड पाइप से नीचे आता है, पेरिस्टालिसिस इसको कहते हैं। यहाँ इस फूड पाइप से, फूड पाइप से आने के बाद ये स्टमक है हमारा, आमाशय, पेट, और यहाँ ऊपर माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और ये है स्टमक। स्टमक पेट में क्या होगा, आप देखो। अब जो हमारी ओवरव्यू ले रहे हैं एक बार हम यहाँ इस पूरी चीज का, ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए, क्योंकि जब हम आगे देखेंगे तो आपको क्लियरली क्या होगा, बस आसानी से आप समझ जाओगे कि हाँ हाँ, अब ऊपर से फोकस से आ रहा है, अब नीचे स्टमक में जाएगा, तो आगे पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। इसी वजह से हम यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू एक ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टमक में आने के बाद क्या होता है, अब स्टमक में आने के बाद देखो इसकी शेप देखो, पहले तो ये जे शेप का होता है हमारा अमाशय, और इसी अमाशय में हमारे कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl वगैरह, और उसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हमारा, वैसे तो ये लंबा पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, नाम ही इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे लंबा होता है 6 मीटर का, या फिर फीट में कहो तो आप इसको 20 फीट का स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लंबी होती है सबसे। और करती क्या है, ये अब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण, और 3 इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन, पोषक तत्वों का और मिनरल्स वगैरह का। यहाँ पे विली या विलाई जिनको कहते हैं। बाकी डिटेल में हम आगे देखेंगे इसके बारे में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा है ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या करेगी, जो हमारा अपचा हुआ भोजन है उसमें से ये पानी है, खनिज लवण है, वो निकालती है। ये बात याद रखना, किसमें से? अपचे हुए भोजन में से।
और इसकी जो ये पानी और प्लस में वाटर प्लस में मिनरल्स को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब एब्जॉर्ब करने के बाद देन लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो फिर निकल जाता है रेक्टम और एनस के थ्रू। इतना तो आपने पता होगा। और जो इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी होती है, 1.5 मीटर के अप्रोक्स लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होती है, लंबाई। और अपचे हुए भोजन को, यानी कि जो खराब भोजन है उसमें से ये क्या करती है, पानी और खनिज लवण को अवशोषित कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी के लिए जितना जरूरी है। और जो बाकी बचा हुआ वेस्ट है, यानी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में, वो रेक्टम और एनस के थ्रू क्या आ जाता है, एक्सक्रेशन जिस प्रोसेस को कहते हैं वो बाहर आ जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट इसमें बाहर आते हैं। तो ये था पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जस्ट ओवरव्यू था ऑर्गन्स का अलग अलग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर से नीचे सारे ये जो पार्ट्स थे ये देखे, बट जो एक लीवर हमने नहीं देखा। एक तो लीवर ये वाला, और एक इस साइड है पेनक्रियाज। तो हमने ये दोनों यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं किए, किसमें, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में। बाकी सभी का तो अलग अलग रोल था। तो अब आप सोचोगे कि क्या ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है लीवर और पेनक्रियाज? ये क्या है, हमारे एक एक्सेसरी ऑर्गन्स है हमारे, यानी कि सहायक अंग कहलाते हैं ये दोनों। क्या, लीवर और पेनक्रियाज। बेसिकली इनको हम क्या कह सकते हैं, ग्रंथि कह सकते हैं। ये लीवर और पेनक्रियाज क्या है, ग्रंथि है, ग्लैंड्स है। और ये दोनों क्या करेंगे, आहार नाल में शामिल हैं ये दोनों। अगर पूछा जाए तो आहार नाल में शामिल तो नहीं है ये दोनों, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, ये अपना कुछ रोल प्ले करेंगे किसमें, डाइजेशन के प्रोसेस में। यानी खाना इनमें डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या करेंगे, अब जैसे लीवर है, लीवर क्या करेगा, जूस बना के दे देगा, बाइल जूस, जो क्या करेगा, आगे फैट है उन सबको एब्जॉर्ब करेगा। और इसी तरह पैनक्रियाज भी एंजाइम्स बना देगा। तो चलिए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो जो मैंने आपको ओरल बताया है उसी का। अब रिटन फॉर्मेट में देखो, जैसे माउथ है, मुख गुहा। अब माउथ में क्या होगा, जैसे ही हम खाना अंदर लेते हैं तो दांत होंगे, वो भोजन को चबाते हैं, यानी च्युइंग प्रोसेस होगी। और लार यानी जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स होंगे जो भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं, यानी सलाइवा में जो होते हैं एंजाइम्स वो। ये था माउथ। और नेक्स्ट फिर खाना कहाँ पे आएगा, हमारी फूड पाइप में आएगा, ईसोफेगस में, ग्रास नली जिसको कहते हैं। यह एक फूड पाइप है जो भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने का काम कर रही है, ये हमारी ग्रास नली, ऐसे सिंपल। और स्टमक हमारा अमाशय यानी पेट, पेट की मांसपेशियां भोजन को मथती है और शक्तिशाली एसिड और एंजाइम्स मिलते हैं। और एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को एक तरल मिश्रण यानी काइम में बदल देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, यह लगभग 22 फीट लंबी नली होती है। ये हम फास्टेस्ट क्यों कर रहे हैं इतना फास्ट, क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं, बस उसी का एक फॉर्मेट है ये थोड़ा। भोजन का सबसे अधिक पाचन और न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करती है। यहाँ पे बताया था मैंने आपको, जो विलाई फॉर्मेशन होती है वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी न्यूट्रिएंट्स का। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है, वो क्या करेगी, जो अपचा हुआ भोजन है, कचरा है, उससे क्या निकालेगी, वाटर और मिनरल्स को सोख लेगी। और फिर बाद में जो वेस्ट बचा है वो एनस के थ्रू, पचा हुआ, जो बिना पचा हुआ ठोस है, वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यही मेन देखना था। और एक्सेसरी में लीवर है और पेनक्रियाज है। यानी लीवर क्या करेगा, एक रस बनाएगा, जूस बनाएगा, जिसको हम कहते हैं हमारा बाइल जूस, पित्त रस बनाता है। लीवर क्या बनाएगा, वैसे तो लीवर का जो रोल है वो बस बाइल जूस बनाने का है। क्या, पित्त रस और बाइल जूस बनाता है, जो क्या करेगा, वसा यानी फैट को पचाने में मदद करता है। यानी कि जो ये बाइल जूस है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है वैसे। और जो पेनक्रियाज है वो एक पाचक एंजाइम्स बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और अब देखते हैं, जो ये बाइल जूस है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अगर ये किसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो लीवर के द्वारा बनाया गया जूस है, बाइल जूस, वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये पता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट किसका स्टोर करेगा, मतलब किसका डाइजेस्ट करेगा ये, तो ये फैट का करता है, यानी वसा को पचाने में मदद करता है। देखो अब ये ऑर्गन्स दे रखे हैं यहाँ, उनके फंक्शन है, और ये हिंदी में उनके कार्य हैं। जैसे माउथ क्या करेगा, भोजन को चबाना और लार में मिलाना, मिक्स करना। और इसी तरह ईसोफेगस क्या करेगा, मूव्स फूड टू द स्टमक, यानी पेट तक पहुंचाना। और स्टमक में क्या होगा, फिर वो एसिड के साथ मिल जाएगा, देन उसका ब्रेक डाउन होगा। और यानी फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे।
विलाई फॉर्मेशन ऐसी होती है, फिंगर लाइक अवशोषण हो जाएगा वहां पे। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर और जो वेस्ट वगैरह है उसका फिर वो मल बन जाता है, यानी सॉलिड वेस्ट वगैरह बनेंगे। अब देखते हैं, ये था थोड़ा फास्टेस्ट, हमने रिवीजन सा कर लिया जितना मैंने बताया था, ओवरव्यू था जस्ट वो। जो पहला हम देखते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर एंड डेंटल फॉर्मूला, दांतों की संरचना, यानी कि जैसे ही हम खाना चबाते हैं, किससे चबाते हैं, दांतों से। तो अब हम देखते हैं टीथ के बारे में। मनुष्य में जो पाचन की शुरुआत होती है ना, वो बक्कल कैविटी से शुरू होती है। कैविटी और में यांत्रिक पाचन यानी मैकेनिकल डाइजेशन द्वारा होगी, जिसे दांत अंजाम देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दांतों के थ्रू ही ये होता है डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे इसको हम। और अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। पहली है थिकोडोंट गर्त दंती। गर्त होता है गड्ढा, यानी कि दांत फंसे होंगे इस जबड़े की हड्डी में, गड्ढे में दांत फंसे हुए हैं। इन्हीं को हम, जैसे ये मैंडिबल उसका नाम होता है हड्डी का, या मैसेटर भी हम कहते हैं जबड़े की हड्डी को। इसी में जो दांत होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। थिकोडोंट में, गर्तदंती में, टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द जो बोन, जबड़े की हड्डी में धसे होते हैं। और जो द्विबार दंती है, डाइफोडोंट है, वो क्या होते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ह्यूमंस को ये मिलते हैं। यानी कि जो डाइफोडोंट है, ये मनुष्य में जीवन काल में 2 सेट आते हैं ये। यानी कि जैसे एक बार दांत आए, फिर वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसमें कौन से है, टेम्परेरी है, दूध के दांत तो 20 हैं और परमानेंट वाले 32 हो जाएंगे। जैसे कि मनुष्य के जो एक बार दांत आए, फिर वो बाद में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसके बाद फिर से जो दांत आते हैं, यानी 2 सेट्स हो गए। तो क्या हुए, ये टेम्परेरी हुए। और ये दूध के दांत इनको बोलते हैं। तो ऐसे ये मिल्क टीथ कितने होते हैं, ये 20 होते हैं। और ये आपको कैसे कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक छोटा शिशु होता है, बच्चा 6 महीने का जैसे बच्चा है, 6 मंथ के बाद उसके ये जो क्या है, दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं। कितने ये आते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में ये 20 आते हैं। और जैसे ही वो 6 से अगर 14 या 12 से 14 वर्ष का, ऐसे 6 से लेके होता है, तो उस टाइम पे जो ये दूध के दांत होते हैं, ये गिरने लग जाते हैं। तो उसके बाद कौन से दांत आते हैं, फिर स्थाई आ जाते हैं। जैसे एक बार गिरने के बाद फिर आ जाते हैं परमानेंट टीथ, फिर हो जाते हैं अडल्ट में कितने, 32 स्थाई दांत। तो ये डाइफोडोंट हम इनको कहेंगे, उस कैटेगरी में आएंगे ये। और ये क्या हो जाएंगे, फिर गिरते नहीं है, ये परमानेंट टीथ है। खराब हो जाए, वैसे टूट जाए, वो अलग बात है, बाकी नेचुरली नहीं होगा। हेट्रोडोंट विषम दंती में क्या होगा, 4 अलग अलग तरह के दांत मनुष्य में देखने को मिलते हैं। वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये 4 नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है ये। इंसीजर यानी कृतंक इनको बोलते हैं। इनका काम क्या होगा, इन वाले दांतों का, इंसीजर्स का, ये होते हैं सिजल शेप फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको काटने के लिए होते हैं इंसीजर वाले दांत। ठीक है। और कैनाइन वाले क्या होते हैं, ये चीड़ फाड़ करते हैं, जो कैनाइन वाले हमारे दांत होते हैं। और उसके बाद चबाने के लिए जो हमारे दांत होंगे, फिर वो प्रीमोलर हो जाएंगे, एक तरह से पीसने का काम हो गया। और फिर उसको, भोजन को और ज्यादा बारीक पीसने के लिए फिर हमारे मोलर हो जाते हैं। यानी प्रीमोलर में तो कुचलने का काम हो रहा है, भोजन को दबाना, कुचलना। और फिर जो मोलर है, उसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल बारीक पीसने का काम हो रहा है मोलर में। तो ये 4 कैटेगरी है दांतों की, 4 टाइप्स लगा लो। इंसिजर में कटिंग और बाइटिंग होता है। टियरिंग पियर्सिंग कैनाइन में होगा, यानी चीरना फाड़ना। मांसाहारियों में, कार्निवोरस में आपको देखने को मिलते हैं। ये लंबे लंबे दांत होते हैं, जैसे लोयंस में और ये टाइगर वगैरह में आपको एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले से होते हैं, ऐसे शार्प टीथ होते हैं ये। प्रीमोलर अग्रचवर्णक, ये कैसे होते हैं, ये च्युइंग और ग्रिंडिंग में हेल्प करते हैं, जैसा बताया था पीछे, चबाने में और पीसने के लिए। और एक बात याद रखो, ये नोट डाल के जो पॉइंट लिखा है, दीज आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ, यानी कि ये दूध के दांत जो आते हैं ना बच्चे में, उनमें नहीं होते। ये कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों में प्री मोलर्स वाले टीथ नहीं होते। और मोलर की बात करें तो ये लार्जेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा। चवर्णक वाले क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, और ये हैवी ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं, यानी कि बारीक पीसना। और थर्ड मोलर को हम कहते हैं विजडम टूथ या अक्कल जाड़। क्या कहते हैं, बुद्धि के दांत, है ना, अक्कल जाड़। अब देखते हैं, इमेज के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पूरा दांतों का क्या है, स्ट्रक्चर सा, शेप दे रखी है। जो आपको ये इमेज में जो टॉप टीथ और बॉटम टीथ, यानी जो जबड़े के ऊपर वाले दिखा रखे हैं, एक वाली जो टॉप टीथ है, और नीचे बॉटम वाले में ये नीचे के दिखा रखे हैं, चारों के चारों इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। ये ऊपर का देखो, इंसीजर दिखा रखे हैं स्टार्टिंग में 4, और ये है हमारा क्राउन, दांत का ये क्राउन है, बाहरी आवरण जो हिस्सा है
ताज की तरह आपको दिखाई देता है ये क्राउन। और फिर जो बीच में है ये क्या है, नेक है, गर्दन है। दांत की भी गर्दन होती है देखो। तो ये सब दे रखा है यहाँ पे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ये संख्या में होते कितने हैं चारों दांत, यानी कुल हमने पढ़ा था ना 32 होते हैं, तो ये चारों कितने कितने होते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन है आगे वो देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए समझते हैं। जैसे ये हो गया हमारा ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे वाला, ये हो गए हमारे चार दांत, कौन से, इंसीजर वाले। और ये जो नुकीले आप देख पा रहे हो एक इधर एक इधर, ये होंगे कैनाइन, और दो यहाँ और दो यहाँ, ये हो गए प्रीमोलर। और तीन यहाँ इस साइड और तीन यहाँ इस साइड, और ये हो गए मोलर टीथ। तो अब देखो ऊपर के हमने बना लिए, कितने हो गए ये टोटल टीथ, ऊपर हो गए ये 16। और इसी तरह सेम नीचे के भी। तो एक बार ऊपर वाले समझ लेते हैं, नीचे वाले तो बिल्कुल सेम ही है। 16 ऊपर हो जाएंगे, 16 नीचे, तो 32 हो जाएंगे कुल दांत। ध्यान रखना ये अडल्ट की हम बात कर रहे हैं। 4 ऊपर इंसीजर के हैं और 4 सेम नीचे होंगे, तो 8 हो गए। और कैनाइन देखें तो 2 ऊपर है 2 नीचे, 4 हो गए। प्रीमोलर में 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 ऊपर है और 4 सेम इसी तरह नीचे भी आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, प्रीमोलर वाले काउंट हो करो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ये भी। और मोलर में देखो 3 उधर है 3 यहाँ है, तो 3 और 3 6 तो ऊपर ही हो गए, और नीचे भी 6, तो ये 12 हो जाएंगे। 8 4 8 12 ये संख्या में होते हैं इंसीजर, कैनाइन। और ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 पेयर में हो जाएंगे, 16 ऊपर थे और 16 नीचे। तो ये थे इनका डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि कौन कितने कितने होते हैं। तो अब आप इसमें देखोगे समझ में आ जाएगा। इंसीजर ये 4 हो गए, और कैनाइन एक यहाँ और एक यहाँ कैनाइन। और प्रीमोलर में क्या होगा, 2 यहाँ इस तरफ और 2 उस तरफ। और मोलर में भी सेम, यहाँ 3 इधर और 3 वहां। और जो बिल्कुल लास्ट वाला देख पा रहे हो ना आप मोलर में, ये टर्शरी मोलर कहलाता है, यानी कि तृतीयक मोलर इसको हम कहते हैं। जो विजडम टीथ हमने देखा था ना पीछे, वो टर्शरी मोलर ही है। किसमें आएगा, वो टर्शरी में आएगा, इसी को कहते हैं विजडम टीथ। और ये क्या है, नीचे वाले के सेम है। इसी तरह आप इनको भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बिल्कुल सेम है ये ऊपर और नीचे। और ये क्या है, जो इसका बाहरी आवरण है, इनेमल इसको कहते हैं। और ये क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट देखते हैं अब, जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एग्जाम के लिए, वो है डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। अब दंत सूत्र क्या होता है, यह है ऊपरी और निचले जबड़े के आधे हिस्से के दांतों की संख्या को दर्शाता है। अब आप सोचोगे कि ये डेंटल फॉर्मूला है क्यों, और बेसिकली समझने के लिए ही है। ऊपर और निचले जबड़े के आधे हिस्से के दांतों की संख्या को दर्शाएगा। यानी कि जैसे हमारा फेस है, अगर हम फेस को, ये फेस है, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में बांटें, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या है, बराबर है, यानी कि सेम पोर्शन आएगा, बिल्कुल दांत को भी इसी तरह आएगा। तो कहने को क्या है, सिमिट्री है, सममिति है हमारी इसमें फेस में। तो वैज्ञानिकों के लिए ये बिल्कुल ईजी रहता है इसी तरह से दांतों का अध्ययन करना, तो इसीलिए ये चीजें बनाई गई है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले। ये ऊपर वाले क्या है, ये जो ऊपर के दांत लिखे हुए हैं इंसीजर, कैनाइन, ये है ऊपर वाले जो दांत है 16 वो, और ये नीचे के, उस चीज को डिनोट कर रहा है ये फॉर्मूला, डिवाइडेड में जो है दे रखा है डेंटल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला होता क्या है अडल्ट्स के लिए, वो देखते हैं। ये हमने बनाए हमारे 4 दांत इंसीजर वाले, ये इधर बना दिए नुकीले से, ये कैनाइन के, देन यहाँ प्री मोलर आ जाएंगे, ये 2 और ये 3 मोलर के, ये 2 यहाँ और फिर 3 ये यहाँ। तो ये हो गए हमारे 16 दांत ऊपर की। अब इसी से डेंटल फॉर्मूला, इसको बीच में से हमने बांट दिया बिल्कुल इक्वल, उधर हो गए 8 और यहाँ हो गए 8। चलिए अब समझते हैं कैसे बना हमारा डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। देखो अब इंसीजर के कितने बचे, इस तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड जब हमने बांटा, तो 2 यहाँ बच गए इंसीजर के, और इधर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलो फॉर्मूले के लिए एक टेबल सी बना लेते हैं पहले, फिर ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो इंसीजर के कितने बच गए हमारे, 2 बच गए वहां पे, और यहाँ 1 बच गया कैनाइन का, और 2 बच गए प्रीमोलर के, और 3 बच गए यहाँ पे मोलर के। तो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों जगह सेम है, देखो 2 1, ये 2 और ये मोलर कितने हो गए 3, यानी कि सममिति हो गई, सिमेट्री हो गई, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 2 1 2 और 3। यही बेसिकली डेंटल फॉर्मूला है, और कुछ भी नहीं है, इससे आसान नहीं है कुछ भी। 2 1 2 3 आपने याद रखना है, नीचे के बिल्कुल सेम ऐसे ही आने हैं। जैसे देखो परमानेंट टीथ में अगर हम देखें तो 2 1 2 3 तो ऊपर के थे, यानी वयस्कों का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अडल्ट का। किसका, अडल्ट का है ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, कहीं चाइल्ड का पूछा जाए और आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो तो वो नहीं, ये है अडल्ट का
परमानेंट टीथ का 2123 इंटू में 232। अब आप सोचोगे ये 8 हो गया ऊपर और ये नीचे 8 हो गया इंटू में 2, तो अब आप सोचोगे इसको 2 से इसको अगर काट दिया जाए 4 आ गया और 4 को ऊपर काट दिया 2 आ गया, तो आना चाहिए था आंसर 2, बट यहाँ 32 है, ऐसा कैसे? तो ये कैसे आया? हमें यहाँ पे अपना मैथ नहीं लगाना, ये साइंस है। 8 को नीचे 8 आ गया क्योंकि 8 8 थे और 2 था यहाँ पे, तो 8 और 8 16 हो गए, और ये 2 है क्योंकि सेम है ना ऊपर नीचे, तो ये कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। ऐसे हुआ है ये वैज्ञानिकों का अलग मैथ है दांतों की संरचना को समझने के लिए, ताकि उन्हें बार बार कैलकुलेशन वगैरह ना करनी पड़े, समझना ना पड़े, इस वजह से उन्होंने ऐसे उसको बांटा है। जो मोनोफाइडोंट टीथ होते हैं ये एक बार आते हैं केवल, और ये कुल होते कितने हैं? 12 होते हैं, जिसमें से 8 तो प्रीमोलर हो जाएंगे और 4 थर्ड मोलर हो जाएंगे। अब ये थर्ड मोलर आप समझ गए होंगे देखते ही कि ये टर्शरी की बात हो रही है। यहाँ पे पीछे बताया था ना टर्शरी मोलर की बात हो रही है। जैसे कि देखो ये हो जाएंगे हमारे 3, कौन से मोलर वाले थे ना, तो हर जगह हो जाएंगे 4 मोलर हो जाएंगे। बिल्कुल लास्ट वाला देखना आपको, यही है टर्शरी वाला, 3 जो मोलर है ऊपर उसमें से लास्ट वाला ही टर्शरी है। और प्री मोलर कितने थे? प्री मोलर 2 ऊपर थे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, यानी ये 8 थे पूरे। 4 टर्शरी मोलर और 8 प्री मोलर, यही है जो जीवन में एक बार आते हैं सिर्फ। ये कुल 12 दांत आपने याद रखने हैं। ये थे मोनोफाइडोडेंट टीथ। ये 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ इस तरफ नीचे और 2 यहाँ पे, तो ये कुल 8 थे। ये कौन से हैं? ये प्री मोलर वाले हैं ये 8। बच्चों के दांत देखते हैं मिल्क टीथ या चाइल्ड वाले, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है उससे, क्योंकि यहाँ पे 2102 है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे प्री मोलर एब्सेंट है ना, तो प्री मोलर की जगह बस और कुछ नहीं करना, वहां पे 0 पुट कर दो। आपने ये खुद से बना के देखना है, सेल्फ, ये आपका काम है, खुद से बना के देखना इसका ये कैसे आया डेंटल फॉर्मूला। है तो बाकी सेम, बस 0 पुट करना है, फिर 20 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 20 हो जाएंगे। आगे देखते हैं दांत की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। होता क्या है उसमें? एक तो होता है इनेमल, जो हमने देखा था बाहरी आवरण होता है, जैसे ये दांत बना लेते हैं एक बार हम। देखो ये हो गया हमारा दांत, इनेमल जिसको कहेंगे। हार्डेस्ट जो सबस्टांस होता है, ये जो बाहरी आप देख भी पा रहे हो, ये इस जो आउटर इसकी कवरिंग है, यही है इनेमल, हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ह्यूमन बॉडी। और किससे बना होता है ये? इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट यहाँ पे आया है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है जो इसकी बाहरी ये कवरिंग होती है वो। इनेमल के ऊपर जो हम देख पाते हैं सफेद सफेद सा होता है वही, और ये क्राउन को कवर करता है कैल्शियम फोस्फेट। जैसे हम हंसते हैं कई बार तो जो व्हाइट सी दिखाई देती है ना परत, वो कैल्शियम फोस्फेट की वजह से ही दिखाई देती है दांतों के ऊपर, जो क्राउन को कवर करके रखती है। और सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी आपने याद रखना है, और दांत के ऊपरी हिस्से को ढकता है, इंपॉर्टेंट है ये। डेंटिन जो है ये क्या करता है? फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ सेक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। अब ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या है? दांतों का मुख्य भाग है, ये आपको पता है। जो ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं द्वारा निर्मित होता है ये, तो होती क्या है ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स? बाकी कुछ नहीं आपने याद रखना, बस इतना याद रखो, ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है ये फॉर्मेशन करती है किसकी? डेंटाइन वाला जो पार्ट है वो इन्हीं के द्वारा बना होता है, यानी ये अंदर होती है दांत की आंतरिक संरचना में, ये सेल्स आपको देखने को मिलती है। कौन सी? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, जो बस डेंटिन की फॉर्मेशन करती है। यानी कि जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है कौन सा पार्ट? दांत का डेंटाइन वाला पार्ट, जो अंदर होती है किसके? दांत के। बस इतना ही आपने याद रखना है। और जो ओडोंटो वर्ड आया है यहाँ पे, ओडोंटो वर्ड ही हम किसके लिए यूज करते हैं? दांत के लिए ही यूज किया जाता है ये वर्ड ओडोंटो, दांत के लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द। तो ये था डेंटाइन वाला पार्ट जो अंदर होता है, जिससे दांत की जो आंतरिक नस वगैरह है वो जुड़ी होती है। आगे देखो पल्प कैविटी जो पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? डेंटाइन के बाद जो है पल्प कैविटी, यानी मज्जा गुहा। ये क्या है? एक सेंट्रल वेस्कुलर रीजन है। ये देखो डेंटाइन के भी नीचे का हिस्सा है बिल्कुल, जैसे इनेमल के नीचे बिल्कुल था डेंटाइन, और उसके नीचे है ये रीजन कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। एक केंद्रीय भाग है जिसमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती है, जिसको हम कहते हैं पल्प कैविटी, यानी कि मज्जा गुहा। जैसे कि हम क्या करते हैं, बाकी ये जो लिविंग पार्ट अगर पूछा जाए तो ये पल्प कैविटी ही होता है। इनेमल लिविंग है या नहीं है बताओ? तो इनेमल लिविंग नहीं है, इनेमल नॉन लिविंग पार्ट है, वहां पे सेल्स नहीं है। ये जो है यहाँ पे क्या है? नर्व्स है और जो ब्लड वेसल्स है, ये एक जीवित अंग माना जाएगा दांत का।
पल्प कैविटी वाला, यहीं पे सारी जो नसें वगैरह होती है, वेसल्स वगैरह होती है, वो जुड़ी रहती है। और अब आरसीटी आपने सुना होगा, कुछ लोग कराते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं कि अगर कीड़ा वगैरह लग जाता है दांत में, जैसे सुना हुआ आपने, अगर कीड़ा लग जाता है ना दांत में, तो वो इस पल्प कैविटी में लग जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। तो उसी वजह से लोग कराते हैं आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो वो पल्प कैविटी की वजह से ही होता है। देखो ये नीचे वाला, यहाँ ये जो नहीं देख पा रहे आप, यहाँ यहाँ पे कीड़ा लग जाता है जब वो, तब दर्द होता है, तो तब होती है आरसीटी। तो वो किसको इफेक्ट करता है, वो पल्प कैविटी को ही अफेक्ट करता है। इसीलिए क्या है, और ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है ना ब्लड वेसल से, नर्व से। तो इसी वजह से क्या होता है, दर्द होने लग जाता है। बिल्कुल ये आंतरिक संरचना हो गई पल्प कैविटी वाली। और यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी। तो ये हमारा दांत हो गया। ये दांत की जो बाहरी परत किससे बना है, ये इनेमल से बना है। इनेमल, ये हो गई आउटर कवरिंग, हार्डेस्ट पार्ट है, ये आपने याद रखना है। और इनेमल के बाद डेंटाइन था, है ना। इनेमल करता क्या है, इसके अगर काम देखे तो, एक तो सबसे बाहरी हो गया ये हिस्सा, बिल्कुल दांत का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो हो गया, और सफेद है, बिल्कुल वाइट रहता है ये, थोड़ा सा शाइनिंग सा। बाहरी तो होगा ही, साथ में क्या होगा, सफेद। आप याद रखो इसको, वाइटिश होता है ये, वाइट वाइट सा। और येलो नहीं होता ये, वाइट होता है। येलो डेंटाइन वाला आपको देखने को मिलेगा। और हार्डेस्ट है, और थोड़ा सा शाइनिंग अपीयरेंस होती है इसकी, हार्डेस्ट है, चमकीला हिस्सा है जो बाहर से दिखाई देता है। और क्या हम इनेमल के बारे में देख सकते हैं, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है वैसे ये इनेमल। और कैल्शियम फोस्फेट का ये होता है, देखा था हमने, Ca3PO4 ट्वाइस। और 96% क्या है ये हिस्सा इसका कैरी करता है। और इनेमल के बारे में देखें तो एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में भी ये इनेमल काम करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ हमारी जो वेसल्स वगैरह है उनको अफेक्ट ना करे, तो इनेमल क्या है, बाहर एक प्रोटेक्टर के रूप में खड़ा है। और इनेमल क्या है, एक लिविंग है क्या, बताओ। इनेमल लिविंग में नहीं आता, इनेमल नॉन लिविंग है, पार्ट है। यानी इसमें कोई लिविंग सेल नहीं होती। यानी एक बार अगर इनेमल टूट जाए या फिर सड़ जाए, तो वो शरीर इसे दोबारा बना लेगा, रीजनरेट कर लेगा? नहीं, इसे रीजनरेट भी नहीं किया जा सकता, अगर एक बार क्या हो जाए, खराब हो जाए। आगे देखते हैं दांत में ही इनेमल हमने देख लिया, उसके बारे में दो चार बातें जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम से। अब देखते हैं ये वाला पार्ट कौन सा है, ये सेकंड जो देख पा रहे हो, ये है डेंटाइन। डेंटाइन क्या है, ये इनेमल के ठीक नीचे ही दूसरी परत है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, यही डेंटाइन है। जैसे इनेमल थोड़ा व्हाइट कलर का था, शाइनिंग, ये थोड़ा सा हल्का पीलापन इसमें रहता है, हल्के पीले रंग की ये लेयर सी होती है डेंटाइन वाला हिस्सा। कैसा, पीले रंग का रहता है ये। और ये लचीला है, हड्डी जैसा मजबूत नहीं है ये, मतलब इनेमल जितना कठोर भी नहीं है, और हड्डी जैसा मजबूत है थोड़ा सा ये। और इस ये है डेंटाइन वाला पार्ट। बात करें सेंसिटिविटी की, अगर देखें तो जैसे इसमें क्या होता है, जो नसें वगैरह होती है ना, जो सीधे दांत की नस तक जाएगा ये वाला पार्ट। जैसे कि ठंडा गर्म अगर कुछ खाते हो आप, अगर इनेमल का डिके हो रहा है, जैसे जो बाहर वाली परत है अगर वो खराब होती जा रही है, घिस जाती है, तो डेंटाइन अब ओपन हो गया पूरी तरह से, तो हमें सेंसिटिविटी महसूस होने लग जाती है, यानी कि झंझनाहट जिसको कहते हैं, ठंडा गर्म लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनेमल तो घिसने लग गया, अब डेंटाइन तक सीधी चीजें चली जाएंगी, और डेंटाइन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली नसों से। तो इसीलिए हमें क्या होता है, ठंडा गर्म लगना महसूस होने लगता है, झंझनाहट होने लगती है। इसी वजह से यही है वो कारण। और जो ये डेंटाइन है, ये इनेमल को सहारा भी देता है। ठीक है, तो ये था इनेमल के बारे में और डेंटाइन के बारे में।